हाँ जी। हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस सीरीज जो अपन स्टार्ट कर रखी है 12th क्लास की केमिस्ट्री। और उसमें अपन ले रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। आज अपन लेंगे लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4। तो अब तक आपने अगर 3 लेक्चर नहीं देखे तो सबसे पहले उनको देखिए, उसके बाद में इसको रेगुलर करिए ताकि आपको पूरा जो पीछे का पोर्शन है वो समझ में आया, और उसके बाद में इसको कंटिन्यू करेंगे अपन। देखिए इसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी एंड वेपर प्रेशर। पिछले 3 लेक्चर तक अपन ने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए। अपन ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिया, अपन ने सॉल्यूशन को सॉल्यूशन में काम आने वाले कंसंट्रेशन को पढ़ लिया। उसके बाद में अपन ने थर्ड टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो किया था सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में अपन ने पहले भी देखा है कि 2 प्रकार की सॉल्युबिलिटी अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है वो है लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड में एक बार अपन सॉलिड घोल के देखने वाले हैं और एक बार अपन गैस को सोल्यूबल करके देखने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करेंगे। तो पिछले लेक्चर तक अपन ने सॉलिड की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी देख चुके हैं। अब आज अपन नया जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर। तो अपना जो टॉपिक रहेगा आज का पहला, वो क्या रहेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। पहले अपन ने क्या किया था, लिक्विड में सॉलिड मिलाया था और उस पर कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं वो अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन कौन सा पढ़ रहे हैं कि गैस को अगर अपन किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डाले तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, आज उसकी बात करेंगे। तो देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है इसकी सॉल्युबिलिटी। एक तो हो गया नेचर ऑफ गैस, कि गैस की नेचर कैसी है। दूसरा हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जिस गैस को किसी एक कॉमन सॉल्वेंट में आप जो डाल रहे हो या किसी फिक्स सॉल्वेंट में डाल रहे हो उसकी नेचर कैसी है, कौन से में ज़्यादा घुलती है, कौन से में वो कम घुलेगी, उसकी बात करेंगे। टेम्परेचर का इफेक्ट देखा जाएगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, कम कर दिया जाए तो किस तरीके से सॉल्युबिलिटी इफेक्ट आएगा। और फोर्थ वन जो होगा वो होगा प्रेशर। तो ये सब 4 फैक्टर कौन कौन किस तरीके से इसको इफेक्ट करेंगे उसकी बात करेंगे आज अपन। तो पहला फैक्टर देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे है नेचर ऑफ गैस। देखिए कौन सी गैस किसी कॉमन सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा घुलती है। तो एक एक्सपेरिमेंटल डाटा पाया जाता है कि जो गैस लिक्विफाई आसानी से होती है, यानी जो जितनी जल्दी लिक्विफाई होगी वो गैस उतनी ही किसी कॉमन सॉल्वेंट के अंदर घुल जाएगी। और लिक्विफाई करने के लिए किसी गैस को एक टेम्परेचर चाहिए होता है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि कोई गैस एक फिक्स टेम्परेचर पर ही लिक्विड के अंदर चेंज होती है, उसको उसका क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है। तो पहली बात तो ये कि जो गैस जितनी आसानी से लिक्विफाई होगी वो उतना ही किसी कॉमन सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल हो सकती है। और कोई गैस कितनी जल्दी लिक्विफाई होगी उसको देखने के लिए उसका देखना पड़ेगा क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी किसी गैस का जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो उतनी जल्दी लिक्विफाई होगी और वो उतनी ही आसानी से क्या होगी, सोल्यूबल होगी। तो अपन एक बात कर सकते हैं कि नेचर ऑफ गैस में क्या बात कर सकते हैं, यानी गैसेस विच कैन बी लिक्विफाइड इजीली आर मोर सोल्यूबल इन ए कॉमन सॉल्वेंट। यानी क्या मतलब हुआ कि जो गैस जितनी जल्दी लिक्विफाई होगी वो उतनी क्या होगी, ज्यादा घुलेगी। तो लिक्विफाई के लिए अपन देखते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर को देखा जाता है। क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर? ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई गैस लिक्विफाई होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो किसी गैस का जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसकी सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ये चीज। यानी किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसकी सोल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। या अपन कह सकते हैं कि कोई गैस जितनी जल्दी लिक्विफाई होगी वो उतनी क्या होगी, सोल्यूबल होगी। और भी अपन थोड़ा सा देख सकते हैं। देखो क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है टीसी, वो होता है अपने 8a/27 आरबी के बराबर। अब यहाँ पे जो ए है वो क्या है, एक कांस्टेंट है जो गैस के अट्रैक्शन फोर्स के बारे में बताता है। किसको बताता है, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ
force of gaseous molecules. तो अपने को पता लग रहा है कि जितना ज्यादा ए होगा उतना ही क्या होगा, टीसी उतना ही बढ़ेगा, और जितना ज्यादा टीसी बढ़ेगा उतनी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो ये कुछ बात याद रख सकते हैं आप। ये तो एक्स्ट्रा बात है, पर अपना मेन जो बात है वो ये है कि कोई गैस जितनी आसानी से लिक्विफाई होगी वो उसकी क्या होगी, उतनी ज्यादा सोल्यूबल होगी। तो इस चीज को अपन ध्यान रखेंगे। और देखो दूसरा, दूसरा कह रहा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर कैसा हो, जैसे अपन देखते हैं कोई गैस किसी एक सॉल्वेंट में ज्यादा घुल जाती है, एक सॉल्वेंट में कम घुलती है। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में क्या आता है कि कोई गैस मान लो सॉल्वेंट में घुलने के बाद में अगर आयन में डिसोसिएट हो रही है तो वो गैस उस सॉल्वेंट में ज्यादा घुलेगी। क्या समझ में आता है कि कोई गैस अगर किसी सॉल्वेंट में घुलने के बाद में आयन में डिसोसिएट हो रही है, आयंस के अंदर यानी आयंस फॉर्म कर रही है, तो वो गैस उस सॉल्वेंट में क्या होगी, ज्यादा घुलेगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, गैस इज विच कैन फॉर्म आयंस इन a solvent are more soluble। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि कोई गैस जो है अगर किसी सॉल्वेंट में घुलने के बाद में आयन बना लेती है तो वो क्या होगी, ज्यादा सोल्यूबल होगी। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो जैसे HCl, HCl गैस को आप जैसे ही पानी में डालेंगे H2O में तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगी। इसलिए जो HCl होती है वो क्या होती है, पानी में ज्यादा घुलती है। इसी तरीके से और देख सकते हैं अपन, जैसे जैसे अमोनिया ले लो, इसको पानी में डाल दो, या फिर CO2 ले लो, इसको पानी में डाल दो, तो ये गैसें क्या करती है, पानी में घुलते क्या बन, आयन में डिसोसिएट हो जाती है। जैसे NH3H2 के साथ रिएक्शन करके आपको पता है क्या बनाएगी, NH4OH। फिर ये आगे और डिसोसिएट हो जाता है किसमें, NH4 प्लस और OH माइनस में। इसी तरीके से CO2 वाटर में घुलने के बाद में क्या बनाती है, H2CO3, और H2CO3 भी आगे डिसोसिएट हो जाएगा कैसे, H प्लस में और CO3 2 माइनस में। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि जैसे HCl गैस है, NH3 CO2 है, ये गैसें पानी में ज्यादा सोल्यूबल होती है क्योंकि ये आयन फॉर्म कर लेती है। जैसे मान लो आपके पास आ जाए ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस रिलेटिवली इनसे कम पानी में घुलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन को जब अपन पानी में डालोगे तो ये किसी प्रकार का कोई आयन तो बनाती नहीं है। इसलिए ऑक्सीजन की पानी में सोल्यूबिलिटी एक लिमिटेड ही होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती। इनके बजाय तो कम ही होती है। जितनी भी होती है वो भी अपने एक्वेटिक लाइफ जो होती है उसके लिए जरूरी है। अगर ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं घुलेगी तो अपना एक्वेटिक जो लाइफ होती है, जलीय जीवन जो होता है, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो ऑक्सीजन की जो सोल्युबिलिटी है वो कम है इनसे। क्या कारण है इसका, क्योंकि ये वाली गैसें पानी के साथ क्या कर लेती है, या पानी के अंदर क्या कर लेती है, आयन का फॉर्मेशन कर लेती है, डिसोसिएट हो जाती है। तो ये चीज अपन ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखो और क्या है, तीसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट किस तरीके से इफेक्ट करता है, देखिए वैसे जनरली अपन बात करते हैं कि अगर अपन किसी सॉल्यूशन में कोई गैस घुली हुई है और सॉल्यूशन को गर्म कर दिया जाएगा तो क्या होगा, अपने जो गैस की सोल्युबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम। जैसे अपन ने देखते हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल अपन लेके आते हैं घर में, स्टार्टिंग में तो उसमें टेस्ट रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसको 2-4 बार खोलते हैं तो प्रेशर कम होता है और उसका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से उसके अंदर जो CO2 घुली हुई होती है वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो जनरली क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हालांकि इसका कारण एक और समझ सकते हैं अपन, जैसे मान लीजिए आप सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, जो उसमें गैस घुली हुई है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो रेंडमली मोशन करेंगे और वो क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन है उसकी सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। तो अपन ये भी बात कर सकते हैं कि एक रीजन अपन ये भी बता सकते हैं, क्या रीजन हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है कि जैसे जैसे अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी अपन लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस या गैसियस मॉलिक्यूल्स
आर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब मोशंस बढ़ेंगे एक तरीके से मॉलिक्यूल्स के। तो मॉलिक्यूल्स के जब मोशन बढ़ेंगे तो आपस में कोलाइड करेंगे और वो क्या करेंगे, सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाएंगे। तो इसकी वजह से भी सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए एक एप्लीकेशन भी आता है इसका। जैसे हॉट वाटर जो होता है उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ थोड़ा सा उस उनको मतलब एक कम कंफर्टेबलनेस फील होता है, क्योंकि जब पानी गर्म होता है ओशियंस का तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन गैस घुली होती है वो बाहर आ जाती है। यानी टेम्परेचर बढ़ने से उसके अंदर जो ऑक्सीजन गैस घुली होगी वो बाहर आ जाएगी, पूरी नहीं आएगी, मतलब उसकी सोल्युबिलिटी उतनी नहीं होगी जितने की ठंडे पानी में होती है। इसकी वजह से जो गर्म पानी वाले जो जलीय जीव होंगे या ठंडे पानी वाले होंगे तो ठंडे पानी के अंदर वो अच्छे से मोर कंफर्टेबल होंगे। तो ये चीज इसी पे डिपेंड करेगी, क्योंकि जैसे जैसे ओशंस का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें जो गैस घुली हुई है, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं अपन मेनली, तो ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। इसलिए ठंडे पानी में जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो इज मोर कंफर्टेबल देन हॉट वाटर। तो ये चीज अपन जरूर ध्यान रखेंगे, इसके लिए ये है। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो और कौन सा इफेक्ट है। एक इफेक्ट होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये लास्ट अपना है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की भी बात कर लेते हैं। देखिए अपन ने जैसे सॉलिड में, जब अपन सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे थे लिक्विड में, तो अपन ने प्रेशर का इफेक्ट में लिखा था नो इफेक्ट, यानी सॉलिड पे कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन गैस है तो गैस पे तो सबसे ज्यादा इफेक्ट ही प्रेशर का ही पड़ता है। इसलिए प्रेशर का इफेक्ट एक को अच्छे तरीके से समझाने के लिए एक नियम भी दिया गया है जिसको अपन हेनरी लॉ बोलते हैं। सबसे पहले तो अपन समझते हैं कि भाई प्रेशर का इफेक्ट कैसे पड़ेगा। देखो तो देखो मैं कुछ बताता हूँ आपको, उससे समझ में आता है आपको। देखिए जैसे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है एक तरीके से ऐसे, जिसमें क्या करना चाहते हैं अपन, कोई गैस घोलना चाहते हैं तो अपन ये देखना चाहते हैं कि भाई प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर। जैसे मान लीजिए इसमें सॉल्वेंट है कोई, जैसे कोई सॉल्वेंट मान लेते हैं इसमें। वही सेम सॉल्यूशन यहाँ ले लेते हैं, या इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ। तो इस तरीके से क्या है कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर मान लीजिए कोई सॉल्वेंट घुला हुआ है। अब इसके ऊपर क्या है, कोई गैस है मान लेते हैं अपन। जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई क्या है, गैस है कोई। इस तरीके से गैस है और अपन ने क्या कर रखा है, ऊपर से उसके ऊपर कोई प्रेशर लगा रहे हैं मान लो। जैसे मान लीजिए ऊपर से अपन ने कोई इसके ऊपर प्रेशर लगा रखा है इस तरीके से, यानी ये प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर, पी प्रेशर। तो ये क्या होगी, ये गैस जैसे इसके ऊपर प्रेशर लगेगा तो ये गैस क्या करेगी, धीरे धीरे इसके अंदर घुलेगी। जिस तरीके से अपन ने सॉलिड में देखा था कि सॉलिड धीरे धीरे क्या करेगा, इसमें घुलेगा, इसी तरीके से गैस भी क्या होगी, इसके अंदर घुलेगी। अब मान लो अपन ने क्या किया, प्रेशर ज्यादा लगा दिया इसमें, प्रेशर को थोड़ा सा क्या कर दिया, और बढ़ा दिया। जैसे मान लीजिए प्रेशर को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया अपन ने, यहाँ तक पहुंचा दिया प्रेशर को। इस तरीके से, और यहाँ पे वो गैस पहले से घुली हुई है। ये अपन ने प्रेशर और बढ़ा दिया इसके ऊपर।
ये मान लेते P2 है, ये मान लेते P1 है। तो देखने से क्या पता लग रहा है कि P2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा P1। तो क्या मतलब है इससे, इस चीज से क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो गैस पे थोड़ा बहुत प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से गैस क्या हो रही है, धीरे धीरे अंदर जा रही है। जैसे मान लीजिए जैसे जैसे इसके अंदर जाएगी, ये गैस इसके अंदर आ गई, ये गैस वेपर फेज में है और ये किस में घुल रही है, लिक्विड में। तो ऐसे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। यानी जब कोई गैस लिक्विड में बदलती है तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अब क्या हुआ कि आपने प्रेशर और ज्यादा लगा दिया तो ये गैस क्या होगी, और ज्यादा घुलेगी इसके अंदर, यानी ये गैस यहाँ आ गई। और इसके अंदर जो घुली हुई गैस है वो मान लो बाहर निकल रही है इस तरीके से। यानी ये प्रोसेस तो कौन सा है, कंडेंसेशन का प्रोसेस, और ये कौन सा प्रोसेस हो गया, वेपराइजेशन का प्रोसेस। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जैसे अपन ने सॉलिड में बात करी थी कि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। उसी तरीके से अपना जो ये कंडेंसेशन जो है और वेपराइजेशन है वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कंडेंसेशन और वेपराइजेशन किस पे आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। मतलब इन दोनों की रेट क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये इसमें घुलेगा और इसमें घुलेगा, ये बराबर घुल जाएगा। तो अब ये मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये गैस जो है वो वेपर फेज में है और ये गैस किस में है, सॉल्यूशन फेज में। भाई ये तो जो फेज है ना इतनी, वो तो कौन सी फेज हो गई, सॉल्यूशन फेज। और ये गैस कौन सी हो गई, वेपर फेज। तो जैसे ही आपने प्रेशर को बढ़ाया, अब क्या होगी, ये सारी गैस इसमें लिक्विड में घुलेगी। अब कौन सी गैस इस लिक्विड में घुलेगी, जिस गैस के द्वारा ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर लगाया जाए। दोबारा सुनिए, जैसे ही आपने प्रेशर को बढ़ाया, ये गैस का प्रेशर भी बढ़ गया। अब ये गैस क्या करेगी, इस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाएगी। अब मान लीजिए इसमें दो तीन गैसें घुली हुई अलग अलग, तो ज्यादा अंदर कौन सी जाएगी, जिसका पार्शियल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये जनरली बात समझ में आती है कि जो गैस इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी वो उतना ही अंदर जाएगी। आया ना, अरे समझ में आएगी नहीं आया, कि जो गैस जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगी वो ही क्या करेगी, उसके अंदर जाएगी। बस इसी बात को एक साइंटिस्ट से, कौन, हेनरी, उन्होंने अपने शब्दों में बयां किया। क्या कहते हैं वो, कि इस सॉल्यूशन फेज में किसी गैस का जो मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन को अपन मात्रा मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस गैस के अंदर जो गैस घुली हुई है उसकी मात्रा को मोल फ्रैक्शन से डिनोट कर सकते हैं या फिर सॉल्युबिलिटी से डिनोट कर दो। तो वो क्या कहते हैं कि किसी सॉल्यूशन के अंदर जो किसी गैस का मोल फ्रैक्शन होगा वो उसके वेपर फेज में, ये कौन सी फेज हो गई, वेपर फेज। तो वेपर फेज में लगाए गए पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। यानी इस गैस में मान लीजिए यहाँ पे गैस दो तीन गैसें घुली हुई है, तो जो गैस जितना ज्यादा किसी लिक्विड की सरफेस पे क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, किसी एक इंडिविजुअल गैस के जो प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो जितना ज्यादा उस लिक्विड सरफेस पे किसी गैस का पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो उतना ही क्या होगी, उस लिक्विड के अंदर जाएगी। तो ये साफ सी बात है कि मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर, यहाँ पे जो वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर है वो मान लेते हैं P है, और इसके अंदर मोल फ्रैक्शन जो है X है वो क्या हो जाएगी, एक दोनों के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ। यानी P प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, X, और X यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हेनरी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया। हेनरी का क्या स्टेटमेंट है, देखो, अगर आपको पीछे वाली बात समझ में आ गई तो आपको ये समझ में आ जाएगा स्टेटमेंट साफ साफ। क्या लिखा है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। वेपर फेज का मतलब है जो लिक्विड के ऊपर जो गैस है वो इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ये कौन सी गैस है, जो सॉल्यूशन के अंदर घुली हुई है। तो अब आपको साफ साफ समझ में आ गया कि मान लीजिए वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर को अगर अपन P मान ले तो वो क्या होगी, मोल फ्रैक्शन के क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ। यहाँ पे X क्या है, X यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन, और ये P क्या है, ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर बोल दो। तो इसको बोलते हैं हेनरी लॉ। फिर क्या करेंगे, जैसे P इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको बोलते हैं KH। तो ये हो गया X, ये KH क्या आ गया,
इसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये किस पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ गैस का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आप अलग अलग गैस लोगे तो उसके लिए केएच की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग। तो ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। इसके अलावा ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो ये दो बातें हो गई क्या, कि केएच को क्या बोल रहे हैं अपन, हेनरी कांस्टेंट। और ये किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो नेचर ऑफ गैस पे और एक किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो ये दो बात आप जरूर याद रखेंगे। अब देखो और क्या चीज है इसके अंदर, और बात कर लेते हैं अपन। जैसे देखिए P बराबर क्या हो गया, के एच एक्स। अगर मान लीजिए प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए, प्रेशर को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट। अगर मान लीजिए प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट हो जाए, तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, के एच प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, x मतलब मोल फ्रैक्शन। यानी कि किसी गैस के लिए जितनी ज्यादा उसकी केएच की वैल्यू होगी, उसकी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मतलब उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि जो केएच होता है वो सोल्युबिलिटी के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये वाली बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी पड़ेगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, कई बार क्या होता है कि जैसे आपको दो चार गैसों के केएच की वैल्यू दे दी जाएगी और आपको पूछेगा कि सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो आपको क्या करना है, डाटा याद नहीं रखना, कौन सी गैस के लिए कितना केएच है इससे अपने को मतलब नहीं है। अपने को तो डाटा पहले से दे दिया जाएगा, जैसे चार गैस दे दी गई उसके लिए केएच का वैल्यू दे दिया जाएगा। अब जिस गैस के लिए केएच की वैल्यू ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। तो इस वाली अपन बात को ध्यान रखेंगे कि केएच जो होता है वो सॉल्युबिलिटी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अपने को एनसीईआरटी में एक टेबल भी दे रखी है, देखो ये देख सकते हैं अपन आराम से, ये देखिए इस टेबल में आप आराम से देख सकते हैं कि जिस गैस जो, जैसे मान लीजिए कोई गैस ले लें अपन, जैसे ये आर्गन गैस ले ली, इसकी केएच की वैल्यू कितनी है, 40.3। जबकि कोई दूसरी गैस ले लें अपन, जैसे मान लो जैसे अपन ने ले ली CO2, तो देखो CO2 का केएच कितना है, 1.67। और अपने को पता है CO2 इज मोर सोल्यूबल देन आर्गन, क्योंकि इसकी केएच की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ से एक बात पता लग रही है कि जिस गैस की केएच की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी सोल्युबिलिटी उतनी कम, और जिसकी केएच की वैल्यू कम होगी उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा। तो एक चीज तो अपन ये देख लिया। दूसरा चीज देखो, अगर आप इन दोनों को देखोगे, इन दोनों को देखो, ये भी नाइट्रोजन गैस है, ये भी नाइट्रोजन गैस है, पर दोनों के लिए देखो केएच की वैल्यू अलग अलग दे रखी है। कैसे, क्योंकि ये तो देखो 293 केल्विन पे है, जबकि ये कौन से केल्विन पे है, 303 केल्विन। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे ही क्या हो गया, केएच भी चेंज हो गया। इसलिए अपन ने लिखा है कि जो केएच होगी वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो नेचर ऑफ गैस पे और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो इस टेबल से अपन क्या क्या सीख सकते हैं, एक तो ये बात कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केएच की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक दूसरी बात कि केएच की वैल्यू किसी गैस के लिए जितना ज्यादा होगा उसकी सोल्युबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, उतनी कम। तो आप ये चीज ध्यान रखना है आपको इसमें। इसके अलावा ये अपने को केएच की वैल्यू पता रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये जरूर ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ से एक और चीज दे सकते हैं कि जो केएच जो होती है, यानी हेनरी कांस्टेंट जो होता है उसकी यूनिट क्या होगी, बार या किलो बार में ले सकते हैं। तो यहाँ से वापस आ जाता है, अपन देख लेते हैं। तो ये अपन ने देख लिया। अब क्या बन गया अपने पास, P बराबर के एच एक्स। तो मान लीजिए अगर अपन P और X के बीच में ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ग्राफ भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको P और X के बीच में ग्राफ बनाना है, तो इधर तो मैं ले लेता हूं जैसे P, इधर तो अपन ने क्या ले लिया P और इधर क्या ले लिया, मोल फ्रैक्शन X। तो अपना ग्राफ क्या है, P बराबर के एच एक्स का है, X बोल दो उसको या काई बोल दो, तो यहाँ पे क्या बनेगी, एक सीधी लाइन बन जाएगी इस तरीके से।
देखो इस तरीके से, तो ये जो ग्राफ आएगा इसमें ये जो स्लोप होगी इसकी, ये जो स्लोप है वो किसके बराबर हो जाएगी, के एच के बराबर हो जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो पी और काई के बीच में, यानी ये पी तो क्या हो गया, वेपर पार्शियल प्रेशर हो गया, ये वेपर प्रेशर बोल दो चाहे आप, पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया ये। तो पार्शियल वेपर प्रेशर और अगर मोल फ्रिक्शन के बीच में ग्राफ खींची जाए तो एक स्ट्रेट लाइन आती है जिसकी स्लोप क्या होगी, के एच के बराबर। तो ये भी ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन का टाइप देखो और भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे एक ग्राफ बना के दे दे, फिर से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए एक ग्राफ ऐसे बना के दी हुई है, किस किस के बीच में ग्राफ है, वही पी और किसके बीच में ग्राफ आ गई है, एक्स के बीच में, यानी मोल फ्रैक्शन के बीच में। यहाँ अपन पी ले लेते हैं और यहाँ अपना क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन। अब मान लीजिए इस तरीके से आपको चार स्लोप बना के दे दिए अलग अलग, जैसे एक इस तरीके से बना के दे दिया, एक इस तरीके से, एक ये, जैसे मान लेते तीन ले लेते हैं अपन। और इस गैस, ये जो गैस का नाम दे दिया, मान लेते हैं इसको, इस गैस का नाम दे दिया ए, इस गैस का नाम दे दिया बी, और इस गैस का नाम क्या दे दिया, सी दे दिया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया आपको और पूछा गया कि राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी। क्वेश्चन क्या बन गया, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी। किसकी सोल्यूबिलिटी, ऑफ गैसेज। यानी ये ए बी सी तीन गैसें हैं अपने पास, ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो अपन क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप से पता लग रहा है, क्योंकि स्लोप किसको बताता है, स्लोप बताता है के एच को। अभी अपन ने बात करी कि स्लोप किसको बताएगा, के एच को। तो ये के एच किसकी हो गई, ए की हो गई। ये के एच किसका हो गया, बी का हो गया, और ये के एच किसका हो गया, सी का। तो इस ग्राफ को देखने पर अपने को क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा स्लोप किसकी है, के एच ए की है कि नहीं है। तो अगर अपन वैल्यू बात करें सबसे पहले के एच की, तो के एच का ऑर्डर निकालेंगे तो क्या आएगा, के एच जो ए है वो सबसे ज्यादा है, के एच जो बी है वो उससे कम है, और के एच जो सी है वो क्या होगा, सबसे कम होगा। तो ये क्यों निकाला अपन ने, क्योंकि अपने को पता है कि जितनी ज्यादा हेनरी कांस्टेंट होगा उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी कम होगी। तो बस अब क्या करना है, इसका रिवर्स ऑर्डर लिख दो। रिवर्स ऑर्डर आएगा वो किसका ऑर्डर आ जाएगा, वो सोल्युबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। तो सोल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो इसका उल्टा कर देंगे। यानी के एच तो सबसे ज्यादा है, तो इसकी जो सोल्युबिलिटी होगी वो सबसे कम हो जाएगी। यानी ए गैस सबसे कम घुलेगी, उससे ज्यादा बी गैस घुलेगी, और उससे उससे ज्यादा कौन सी घुलेगी, सी गैस। ये लो, तो इस तरीके से ये अपने पास एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। तो अगर आपको प्रेशर का इफेक्ट देखना है तो अपन किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, देखो एक सवाल तो पूछा जा सकता है कि हेनरी का स्टेटमेंट क्या है वो बताइए। एक आपको के एच की वैल्यू दे के सॉल्युबिलिटी पूछी जा सकती है कि ये के एच की वैल्यू है इतनी इस गैस के लिए, इस गैस के लिए, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताओ। एक आपको इस तरीके से ग्राफ दे के भी पूछा जा सकता है। तो आप देखेंगे कि पी और एक्स के बीच में जो ग्राफ बनेगा ये कौन सा है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस है, और ये मोल फ्रैक्शन है। तो जिस तरीके से के एच की जो स्लोप निकालेंगे सबसे पहले, और स्लोप का क्या कर देंगे, उल्टा। तो एक सवाल इस तरीके से आ सकता है। और तीसरा, अपन जानते ही हैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फिक्स है सवाल कि अगर आप कोई थ्योरी पढ़ी है जहाँ से कोई फॉर्मूला निकल के आया है तो फिर एक सवाल तो मान न्यूमेरिकल का फिक्स है ही। तो एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, अगर देखते हैं अपन है तो देखिए ये आपने पढ़ ही लिया। ये एक थ्योरेटिकल सवाल हो रहा है, देखो किस में आया हुआ है, जेईई मेंस 2019 में आया। क्या कह रहा है, देखिए अगर आपने इतना सब कुछ सीख लिया है तो इसका आज आराम से आसानी से जवाब दे सकते हैं। क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरी लॉ इज नॉट करेक्ट। क्या बताना है, नॉट करेक्ट बताना। तो पहला क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट गैस है, डिफरेंट के एच, बिल्कुल। अभी अपन पढ़ के आए हैं कि किसी एक सेम टेम्परेचर के ऊपर अगर गैस अलग अलग होगी तो के एच की वैल्यू भी अलग होगी, तो ये तो सही है। दूसरा क्या लिखा है,
हायर द वैल्यू ऑफ के एच एट ए गिवन प्रेशर हायर इज द सोल्यूबिलिटी। ये देखो क्या लिखा है कि के एच की वैल्यू बढ़ा रहे हो या के एच की वैल्यू ज्यादा है तो सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा होगी, जबकि नहीं है, ऐसा नहीं है। अपन तो पढ़ के आए हैं कि के एच जो है वो सोल्यूबिलिटी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिर इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। और देख लो सी क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड के एच फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ गैस। अभी अपन ने पढ़ा है कि जो के एच होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और अगर के एच इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो के एच भी इंक्रीज होगा। और साथ ही साथ अपन ये भी पढ़ा है कि के एच किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे, यानी अलग अलग गैसों के लिए क्या होगा, के एच अलग अलग होगा। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, यानी ये भी सही है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ये तो हेनरी का नियम है ही, हेनरी का स्टेटमेंट है ही। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें बी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप थ्योरी सही से पढ़ ले तो फिर कोई भी अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और देख लेते कोई क्वेश्चन है तो इसमें देखो एक क्वेश्चन दे रखा है अपने को, क्या कह रहा है कि द इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस, N2 लिखा हुआ है N2, वो डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar. KH4 N2 gas is 76.48 किलो बार। तो इस तरीके से देखो आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, लैंग्वेज हो सकता है इसकी टफ है, पर ये क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है, आसान ही है। यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो 1 लीटर वाटर के अंदर कितनी है, कितना घुला हुआ है, उसकी सोल्युबिलिटी अपने को निकालनी है। तो देखो, और सोल्युबिलिटी में अपने फाइनली इसका क्या निकालना है, मिलीमोल्स निकालना है। तो अपन को जब भी हेनरी लॉ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे, आपको बताया मैंने अभी, क्या होता है, P बराबर के एच एक्स। एक्स बोल दीजिए, काई बोल दीजिए इसको। तो सब अपने को देखो क्या के एच दे रखा है और क्या दे रखा है, और प्रेशर भी दे रखा है, यानी पी की वैल्यू दे रखी है और के एच की वैल्यू दे रखी है। क्या एक्स नहीं निकाल पाएंगे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा पी बाई के एच। तो पी कितना है 0.987 बार, और के एच कितना दे रखा है 76.48। ये देखिए किलो बार दे रखा है यहाँ पे, किलो बार का मतलब क्या हो गया 10 की पावर 3, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 10 की पावर 3। किलो बार में है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, बार में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए बार से बार कट जाएगा तो फिर मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट लेस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मैंने पहले भी बताया कि मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, यूनिट लेस। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो कैसे क्या आएगा, सोल्व करो इसको। ये 0.987 है, इसको भी अगर अपन, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 76480 लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए इसकी तरह इसको वैल्यू को बनाना पड़े तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को अगर अपन यहाँ लिया है तो ये हो जाएगा 0.76480, और 10 की पावर -5 हो जाएगा ये। अरे आएगा समझ में, क्या किया मैंने, 10 की पावर 3 थे तो इसको ऐसे रख सकते हैं, क्योंकि इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आ जाएगा। फिर इस पॉइंट को अगर अपन 5 संख्या या 5 डिजिट इधर लाएंगे तो अपना ये क्या हो जाएगा, सॉरी +5 हो जाएगा ये, 10 की पावर +5। तो अगर आप पॉइंट को लेफ्ट साइड घुमाते हैं तो ये जो पावर होती है वो पॉजिटिव आती है, अगर पॉइंट को आप राइट साइड लेके जाएंगे, डिस्प्लेस करेंगे, तो ये जो पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये तो आप जानते हैं। अब देखो ये 0.987 और ये लगभग इसको 0.765 मान सकते हैं अपन इसको, तो लगभग इसको काटेंगे तो ये एक से कुछ ज्यादा आ रही है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10 की पावर -5 और एक ये पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो इसको काट पीट के देखोगे तो लगभग 2-3 के आसपास आ जाएगा। अपन एक बार 2 या 3 मान के कर लेते हैं इसको, यानी क्या हो गया ये 1.3 इंटू 10, सॉरी ये हो जाएगा अपना 1.3 इंटू 10 टू द पावर -5, ये नियरली ये आ जाएगा। और देखते हैं, अब देखो किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, यानी काई की वैल्यू आ गई। तो ये आ गया अपना मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन किसका है, ये है नाइट्रोजन का। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1.3 इंटू 10 की पावर -5, और अपने को पता है काई N2 जो है वो किसके बराबर होगी, NN2 अपॉन
NN2 प्लस NH2। अब तो क्या करना है अपने को, इसकी वैल्यू तो अपने को पता ही है। अगर अपने को इसकी वैल्यू पता लग जाए तो फिर तो अपन कैलकुलेट करके इसकी निकाल सकते हैं। तो देखो क्या लिखा है, 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी पानी का वेट कितना दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर, लेकिन अपने को पता है पानी जो होता है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। तो 1 लीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो अगर आपने को इसकी मोल निकालने हैं, NH2 निकालना है, तो क्या करेंगे, 1000 में किसका भाग लगा देंगे, 1000 में आप लगा दो 18 का भाग। ये याद रखना, बहुत काम की वैल्यू है। ये आता है फिक्स 55.55। तो ये वैल्यू क्या करनी है, अब आपको यहाँ पुट करनी है। अब अपन को पता है कि जो नाइट्रोजन की जो सोल्युबिलिटी है वो तो वैसे ही बहुत कम है, तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं इसको अपन। कैलकुलेशन वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लो। ये जो काई N2 है, यानी जो काई N2 है वो आ रहा है NN2 अपॉन, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 55.5, यानी बहुत ज्यादा है। और अपने को पता है कि नाइट्रोजन के जो मोल्स गुले होंगे वो बहुत कम होंगे, तो अपन इन दोनों को क्या कर सकते हैं, यानी इसके रेस्पेक्ट में इस NN2 को बहुत कम माना जा सकता है। अगर कम माना जा सकता है तो नेग्लिजिबल मान के इसको अपन क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो अपन वो हटाने के बाद में सीधा अपने पास क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। अब देखो अपने को इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई, अब तो आराम से इसकी निकाल सकते हैं। तो निकालना आप इसका, बताना फिर क्या आएगा, कमेंट करके बताना। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए, मिली मोल चाहिए। तो यहाँ पे तो कौन आएगा, मोल आएगा। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई भी मोल आ गए NN2 के, मान लेते हैं कि एक्स मोल आ गया, आपने यहाँ पे जो आंसर निकाला उसका। तो मिली मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अपन लीटर को मिलीलीटर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। किलो को ग्राम में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई। तो इसी तरीके से इसको भी अगर मिली में चेंज कर रहे हो तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये आंसर किस में आ जाएगा, मिली मोल्स में। एक बार फिर से देख लें, ज्यादा इतना हार्ड नहीं है। देखिए पहले तो फॉर्मूला याद रखेंगे, P बराबर KHX होता है। P इक्वल टू क्या होता है, KHX। यहाँ से अपने को P और KH की वैल्यू दे रखी है, तो अपन ने X की वैल्यू निकाल ली अपनी, वो आ गई 1.3 इंटू 10⁻⁵। इसको अपन ने मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन के बराबर रख दिया, जो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ टोटल, सॉरी मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल। अब अपन ने देखा कि 1000 ग्राम पानी के अंदर कितने मोल होंगे, तो 55.55 जाएंगे। और इन दोनों को अपन ने जब ऐड किया तो इसको अपन नेग्लिजिबल मान के हटा सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। तो ये 1.3 इंटू 10⁻⁵ जो है ये वाली वैल्यू, वो किसके बराबर हो जाएगी, NN2 अपॉन NH2। इसकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू अपने को पता है, यहाँ से वैल्यू अपन निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि ये वैल्यू जो है ना यहाँ, वो x आ गई, निकाल लेना आप इसको x को। अब मिलीमोल्स में कन्वर्ट करना है, तो अपन ने फिर से इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से। तो जो आंसर आएगा ना वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर निकालना आपके लिए होमवर्क हो गया एक तरीके से, कमेंट करके बताना क्या आंसर आ रहा। तो इस तरीके से अपन ने इफेक्ट सारे खत्म कर लिए। देखो अपन ने पहला पढ़ा था नेचर ऑफ गैस, कि गैस का नेचर कैसे होगा। तो आपको पता है कि जो गैस जितनी आसानी से लिक्विफाई होगी वो उतनी सोल्यूबल होगी। दूसरा अपन ने सॉल्वेंट देखा कि कोई गैस किसी सॉल्वेंट के अंदर जितना आयोनाइज होगी या आयोनाइज हो जाती है या आयंस फॉर्म कर लेती है वो उतना ही सोल्यूबल होगी। तीसरा अपन ने देखा टेम्परेचर का, अपन ने बात करी कि जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सोल्युबिलिटी कम होती है। क्या कारण है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगा, रेंडमली मोशन बढ़ जाएगा, तो वो सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाएगा। और फोर्थ जो पढ़ा है वो प्रेशर, वो अपन ने 3-4 स्लाइड में पढ़ा है क्योंकि वो बड़ा है। तो अपन ने देख लिया कि प्रेशर को इफेक्ट को समझाने के लिए एक हेनरी लॉ दिया गया, और वो अपन उसके जनरल स्टेटमेंट को समझ गए कि कोई गैस जितना किसी लिक्विड की सरफेस पे पार्शियल प्रेशर लगाएगी वो उतना ही अंदर जाएगी। तो वही बात है। तो उसी से अपने को फॉर्मूला निकल के आया, P बराबर KHX, P इक्वल टू KHX। फिर अपन ने KH की बात करी, KH इज ए हेनरी कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ KH इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, यानी नेचर ऑफ गैस के अलावा गैस अलग अलग होगी तो उसकी जो वैल्यू होगी वो भी अलग हो सकती है। इसके अलावा टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो दो बातें ये भी याद रखेंगे। फिर अपन एक ग्राफ का क्वेश्चन देख लिया, एक न्यूमेरिकल का देख लिया, थ्योरी देख ली। तो इस तरीके से अपना प्रेशर का जो भी इफेक्ट था वो क्या हो गया, कंप्लीट। तो इसको और देखते रहिए आप और पढ़ना। इसके अलावा आपको पता है अपना जो चैनल है यूट्यूब पे जिसपे अपने
लगभग बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सबके जो लेक्चर आते हैं वो रामसर बायोलॉजी के नाम से चैनल पे आते हैं। इसके अलावा ऐप भी है, आप इस ऐप पर भी सर्च कर सकते हैं। अब देखिए क्या बच गया अपना, अब लास्ट बच गया अपना एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्या है, ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ लाइन ही है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। 3 एप्लीकेशन लिखे हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर। जैसे पहला एप्लीकेशन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक होती है, उनको क्या करते हैं हाई प्रेशर पे भरा जाता है, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं कि जितना प्रेशर लगाओगे उतनी गैस की सोलिबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये पहला एप्लीकेशन यही कहता है कि आप जितना प्रेशर लगाओगे उतनी सोलिबिलिटी बढ़ने की वजह से जो सोडा वाटर की बोतल जो होती है उसको क्या करते हैं हाई प्रेशर पे भरते हैं। इसके अलावा और है दूसरा, आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है, स्कूबा डाइवर्स के लिए लिखा हुआ है। स्कूबा डाइवर्स मतलब गोताखोर जिसको हिंदी में बोलते हैं। यानी जो क्या होता है इसके अंदर क्या लिखा है कि जब स्कूबा डाइवर्स बहुत गहराई में जाते हैं ओशियंस के अंदर तो प्रेशर बढ़ता है, और अपन पढ़ चुके हैं कि प्रेशर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी बढ़ेगी, तो उनके बॉडी में क्या होती है गैस की सोलिबिलिटी बढ़ जाती है। अब जब वो वापस बाहर आएंगे तो प्रेशर कम होगा। अब प्रेशर कम होगा तो जो ब्लड में घुली हुई गैसेज होती है वो उसकी सोलिबिलिटी क्या होगी अचानक कम होगी, यानी वो बाहर निकलेगी। और आपको पता है जैसे किसी पाइप के अंदर जैसे कोई बुलबुला आ जाता है या गैस आ जाता है तो पानी रुक जाता है ना, उसी तरीके से इसमें लिखा है कि जो अपनी ब्लड को पहुंचाने वाली ब्लड से वो होती है ट्यूब्स होती है, उसमें क्या आएगा बबल आ जाएगा, यानी कैपिलरीज क्या हो जाएगी ब्लॉक हो जाएगी। तो कैपिलरीज ब्लॉक हो जाएगी तो उससे क्या होता है एक भयंकर दर्द होता है, और उसको नाम दिया गया है क्या बैंड्स नाम दिया गया। मतलब एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें कैपिलरी ब्लॉक हो जाएगी और क्रिएट है मेडिकल कंडीशन, एक मेडिकल कंडीशन आ जाती है जिसका क्या नाम है बैंड्स। तो इसमें ये ध्यान रखेंगे कि स्कूबा डाइवर्स के क्या प्रॉब्लम रहती है बैंड्स की, जो क्या होता है पेनफुल होता है और डेंजरस फॉर लाइफ। तो फिर क्या करा जाए, तो उससे बचने के लिए क्या कर दिया जाता है उनके पीछे एक सिलेंडर लगाते हैं जिसमें कुछ गैस का मिक्सचर डाल दिया जाता है। तो आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि कौन कौन सी गैस डाली जाती है। तो एक तो हीलियम होती है, कितना परसेंटेज का 11.7%। एक नाइट्रोजन डाली जाती है, इसका परसेंट है 56.2%। और एक डाली जाती है ऑक्सीजन। भाई ये तो जरूरी है ही ना, अगर आप कोई भी गैस डालोगे ऑक्सीजन नहीं डालोगे तो अंदर ही रह जाएगा, बाहर निकलेगा ही नहीं, अंदर ही जलपरी बन जाएगा, आपको तो पता ही है। तो ये 32.1% ये ऑक्सीजन होती है। तो एक तो एप्लीकेशन ध्यान रखेंगे कि क्या होता है बैंड्स, और कौन सा गैस का मिक्सचर कितनी परसेंटेज के हिसाब से लेके जाते हैं वो ध्यान रखेंगे। तो एक एप्लीकेशन ये हो गया। एक एप्लीकेशन और है, एक एप्लीकेशन में लिखा हुआ एनोक्सिया डिजीज। एनोक्सिया क्या होती है, देखो जो हाई एल्टीट्यूड में लोग रहते हैं यानी ऊंचाई पे लोग रहते हैं, या फिर जो हाई एल्टीट्यूड की चढ़ाई करते हैं, उनमें क्या होता है ऊपर जैसे जैसे जाओगे आपको पता है प्रेशर कम होता जाएगा। जैसे जैसे अपन अर्थ की सरफेस से नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो घटेगा। आप फिजिक्स में पढ़ते हैं सब कुछ। तो जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं या जो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं उनमें क्या होगा प्रेशर कम होने की वजह से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा जब कम होगी तो दिमाग में भी कम पहुंचेगी, और दिमाग में जब कम पहुंचेगी तो उन्होंने की जो सोचने समझने की क्षमता होगी, या मतलब एक तरीके से थिंकिंग पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। इसी डिजीज का क्या नाम होता है एनोक्सिया। इसलिए हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं वो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बहुत, मतलब थोड़ा बहुत उनके क्या होता है सोचने समझने की क्षमता क्या होती है कम होती है। इस डिजीज को क्या नाम देते हैं एनोक्सिया। तो ये जो 2-3 बातें हैं बैंड्स है एनोक्सिया है या फिर सॉफ्ट ड्रिंक को अपन हाई प्रेशर पे भर रहे हैं, ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हेनरी जो का या हेनरी का लॉ मान लीजिए या हेनरी का स्टेटमेंट जो है, इस सब चीजों पे ये एप्लीकेशन है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब अपने पास क्या आता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो अब वेपर प्रेशर और लिक्विड सॉल्यूशन की बात अपन कल करेंगे या फिर अगली क्लास में करेंगे, क्लास बहुत बड़ी हो गई। तो इस तरीके से आज अपन ने क्या पढ़ा अपने लेक्चर नंबर 4 में कि अगर आप किसी गैस को किसी एक कॉमन सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से इस क्लास को बार बार देखिए। अगर कोई चीज़ में दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर किसी भी तरीके से आप इसको पूछ सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत करते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।